नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं वर्ण विचार। व्यक्ति को अपने विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से, वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनियाँ कहलाती है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उनकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, क, ख, ग आदि। अक्षर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए, वे अक्षर कहलाते हैं। जैसे आम, स्नान आदि। यहाँ आम में मैं, स्नान में न का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो रहा है। लिपि भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखकर प्रकट करने की के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। वर्णमाला वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्राएं व्यंजनों के, खाने वाले व्यंजन नहीं, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों में को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर परिभाषा वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई वायु निर्बाध गति से, बिना रुकावट के, बिना घर्षण के मुख विवर से बाहर निकल जाती है, स्वर ध्वनियां कहलाती है। हिंदी के स्वर और मात्राएं। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की, ओ की और औ की मात्रा। नोट ऋषि का दीर्घ रूप ऋषि होता है, परंतु यह केवल संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होता है। हिंदी में केवल इसकी मात्रा ही प्रयुक्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से ई और ऊ का दीर्घ रूप होता है, उसी प्रकार से हिंदी में ऋषि का दीर्घ रूप नहीं होकर के संस्कृत में इसका दीर्घ रूप होता है। दूसरा देखिए, हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर भी है जो केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे ओ, डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण हम निम्न अनुसार करेंगे। पहला देखिए, उच्चारण काल के आधार पर। किसका? स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। उच्चारण काल के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ए, ई, उ, ऋषि। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संधि स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। अब हम पहला देख रहे हैं संधि स्वर, जो सजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बने होते हैं। ए और ए से मिलकर आ बन गया, ई और ई से मिलकर बड़ी ई, ऊ और ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बना। अब है संयुक्त स्वर, जो 2 विजातीय स्वरों के योग से बने हैं। ए प्लस ई से ए बन गया, ए प्लस ए से आई बन गया, ए प्लस ऊ से ओ बन गया, ए प्लस ओ से औ बन गया। आगे नोट करके लिखेंगे। इनमें से ए
व ओ को ही शुद्ध स्वर माना जाता है। वापस दोहरा देता हूं मैं, इनमें से ए व ओ को ही शुद्ध स्वर माना जाता है, ऐ तथा औ को नहीं, क्योंकि इन्हें अपभ्रंश स्वरों के बाद विकसित किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐ तथा औ को क्यों नहीं माना गया है शुद्ध, क्योंकि इन्हें अपभ्रंश स्वरों के बाद विकसित किया गया है। आगे देखो, जिन स्वरों की बनावट समान होती है वे सजातीय स्वर कहलाते हैं, और भिन्न भिन्न बनावट वाले स्वर हैं वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। सजातीय स्वर में देखेंगे ए, आ, ई, उ, ये एक जैसे बने हुए ना, इसलिए ये सजातीय स्वर है। विजातीय देखो ए, आई, ए, उ, ये अलग अलग बने हैं, इसलिए क्या है विजातीय। थैंक यू दोस्तों, अच्छी लगी होगी वीडियो।